बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 39, मंडे, मार्च 17। आज जो हमारे न्यू कमर है वो देख सकते हैं कि हमारे 39 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आई डोंट नो आप किस तरह से मैनेज करेंगे। बहरहाल आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होगा इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना। अच्छा, हमने सबसे पहले तो एक टॉपिक हमने शुरू किया था पिछले वीक में जिसका ताल्लुक था सर्च से। सर्च कैसे करना है, सर्च करने का क्या तरीका है। कल आप लोग को जो असाइनमेंट मिला उस असाइनमेंट को करके आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि बहरहाल वो लेक्चर, वो बातें खामा खा की। दरवाजा बंद कर दो। आपको अंदाजा हो गया होगा, दरवाजा बंद करो, लॉक कर दो। आपको अंदाजा हो गया होगा उस लेक्चर को अटेंड करके, उस असाइनमेंट को करके, जो हमारा असाइनमेंट था सर्च के हवाले से, उसको करके आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि बहरहाल सर्च कर लेना कोई इतनी हल्की फुल्की बात नहीं है और आज के दौर के अंदर ये स्किल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज मुझे मौका नहीं मिलेगा, वरना मैं कल इंशाल्लाह ताला उसको आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसको सॉल्व करके दिखा भी दूंगा और आप लोग जो मिस्टेक करें उस मिस्टेक के बारे में बात करूंगा। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया उसका नाम है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बज़ाहिर ये बहुत ही आसान सा सिंपल सा आइडिया है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को इंश्योर करें कि हम अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखें। लेकिन हमने फिर इस बात को रियलाइज़ किया, कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल। आगे बढ़ने से पहले हमने थोड़ी सी बात की कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है क्या। तो हमने बात की कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर एक तालीम का वो प्रोसेस जो जो कि इंटेंशनल हो, पर्पसफुल हो और सेल्फ मोटिवेटेड हो। एक स्ट्रक्चर तरीके से आप अपनी नॉलेज के अंदर इंप्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हो। यहाँ पे फिर हमने बात की कि हर मज़हब के अंदर, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं, हर मज़हब लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इम्पोर्टेंस देता है। और चूंकि हमारी ऑडियंस में अक्सर मुसलमान है तो हमने यहाँ पे इस्लामिक रेफरेंसेस के ज़रिए से लाइफ लॉन्ग लर्निंग की इंपॉर्टेंस पे बात की। इस मौके पे आपके सामने ये एक एग्जाम्पल आई जहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल को डेमोस्ट्रेट किया कि बाज़ मिस इन्फॉर्मेशन, कि आज के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हर बात को वैलिडेट करना कितना ज़रूरी है। ये वो जुमला जिसको अक्सर लोग हदीस समझ के या कॉल समझ के बयान कर रहे होते हैं। तो हमने इस बात को देखा जब सर्च किया कि भाई ये ऐसी तो कोई हदीस है ही नहीं। हदीस तो दूर की बात, बल्कि किसी नामी गिरामी इस्लामी शख्सियत का यह कॉल भी नहीं है। अगरचे बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इल्म हासिल करते रहो माँ की गोद से कबर तक। उसके बाद फिर हमने बात की कि भाई लाइफ लॉन्ग लर्निंग और के कुछ डायमेंशंस पे हमने बात की। हमने बात की कि यार रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ हम पढ़ रहे होते हैं, जो कुछ सीख रहे होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं होता। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर और रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ सीख रहे होते हैं उसमें एक बड़ा फर्क है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हम सीख रहे होते हैं वो सिचुएशनल होती हैं, रिएक्टिव होती हैं। एक एक्सपीरियंस हुआ, कुछ तजुर्बा हुआ, हमने कुछ सीख लिया। जबकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पर्पसफुल, मतलब बाकायदा एक स्ट्रक्चर तरीके से उसको सीख रहे हो और उसके बाद उस सीखने के बाद हम उस तमाम नॉलेज को कहीं पे अप्लाई कर सकें। तो एफर्ट भी हमारे हो, हमारी नॉलेज की डेप्थ में इजाफा भी हो रहा हो और फिर उस नॉलेज को हम कहीं पे अप्लाई कर सकें। हमने बात की थी सीपीटी के हवाले से कि सीपीटी जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हिस्सा है। सीपीटी की एक एग्जाम के यूँ है कि अपने कैरियर के किसी हिस्से के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले में लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक ब्रॉडर टर्म है। लेकिन सीपीटी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि सीपीटी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हिस्सा है। लेकिन सीपीटी एक कुछ कैरियर के ऊपर फोकस होता है, जबकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपकी ज़िंदगी के हर पहलू का इहाता कर रहा होता है। इसके अंदर आपके सॉफ्ट स्किल्स भी आ रहे हैं, आपके लाइफ स्किल्स भी आ रहे हैं, वो चीज़ें भी आ रही हैं जो आपके कैरियर के मुतालिक हैं, वो चीज़ें भी आ रही हैं जो आपकी एजुकेशन के मुतालिक हैं और वो चीज़ें भी जो आपकी नॉलेज के मुतालिक हैं। फिर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दी थी प्रोफेसर हबीब अहमद साहब की। और हबीब अहमद साहब की एग्जाम्पल इस वजह से दी, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम बीएड के इस कोर्स के दौरान हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, पढ़ते बहुत कुछ है, लेकिन जब अमल करने का मौका आता है तो हम अमल नहीं कर रहे होते। हमने बात की कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे टीचर्स ने क्लासेस के अंदर हमें देखा कि हमने उसने चार्ट्स वगैरह नहीं इस्तेमाल किए। जबकि आप देखते हैं कि बीएड के अंदर आपको कहा जाता है कि बेटा क्लास में जाओ तो चार्ट बना के लेके जाओ, विजुअल एड्स बना के लेके जाओ। तो इसकी क्या वजह है कि हम अपनी क्लासेस के अंदर, हमारे टीचर्स जो है इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो जाहिर सी बात है कि किसी चीज़ का कहना आसान होता है, उस पर अमल करना मुश्किल होता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे आज के दौर में आपके लिए कहना आसान है कि जी लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत अच्छी चीज़ है, उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन कल कला जब आप अपनी जॉब शुरू हो चुकी होगी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, फिटनेस के, फिजिकल हेल्थ के इश्यूज़ होंगे, उस वक्त आप सोच रहे होंगे कि यार ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे अमल करना हमारे लिए ज़रूरी, अगर हम अमल करें तो कैसे करें, करें तो क्यों कर करें। उस वक्त हम परेशान होंगे कि हम किस तरीके से लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर अमल करें। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल थी प्रोफेसर हबीब अहमद साहब की कि आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है
जिन्होंने अपनी एज के बावजूद, ठीक है, और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद उन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा, और बगैर किसी मॉनेटरी बेनिफिट के, बगैर इस बात के कि उनको किसी भी किस्म का फाइनेंशियल एडवांटेज मिले, उन्होंने अपनी पीएचडी कंटिन्यू की। और इधर पीएचडी का थीसिस जमा कराया तो फारिग होकर नहीं बैठे, खट से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के अंदर एडमिशन ले लिया। दरवाजा खोलिए। जी उमर और जी बिलाल, क्यों लेट आए आप लोग? दोनों एक साथ? एक साथ? यहाँ बैठिए। मेरी क्लास में उमर आगे के बैठिए। मेरी क्लास में वक्त पे आया कीजिए। वॉशरूम जाना होता है तो भाई मेरी क्लास वॉशरूम जाने के लिए नहीं है। हम बात कर रहे थे लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्यों, उसकी क्या जरूरत है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की क्या जरूरत है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे क्यों अमल करते हो, तो सोच समझ के जवाब दिया करो, तुम क्या बोल के रहे होते हो। ओके जी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों जरूरी है? काश मैंने आपके हाथ में माइक दिया हुआ होता तो आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती। अच्छा जी, अब हम सवाल करते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों जरूरी है। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सवाल अक्सर आता रहता है, वहाँ पर वो इसी एंगल से बात करेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों जरूरी है, 21st सेंचुरी में लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों जरूरी है, टीचर के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों जरूरी है। तो भाई इस सवाल को समझ के चलो। हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग टीचर के लिए क्यों जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, चीजें चेंज हो रही हैं। एक जमाना था किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन कोविड आया और सबके सब घरों के अंदर कैद हो गए, टीचिंग सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया। एआई किस तेजी से हमारी जिंदगी में दाखिल हो रही है। आप लोग ने जब एजुकेशन शुरू की थी एआई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, और आज हमारे हर ऐप के अंदर हमें एआई नजर आ रही है। वो दिन दूर नहीं है जब टीचर को भी अपने आप को एआई के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो बच्चा है क्लास के अंदर वो एआई लाजमन यूज कर रहा होगा। हमने बात की कि बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस वो वाली नहीं रही जो पहले होती थी। आप बच्चों को डांट डपट करके नहीं पढ़ा सकते। अब इसी तरीके से हमने बात की कि हमारे दौर के अंदर एडीएचडी का इशू बढ़ता जा रहा है। हमने बात की कि हमारे दौर के अंदर ऑटिज्म का इशू बनता जा रहा है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए टीचर जो है अपने आप को अप टू डेट रखे, क्योंकि नए नए चैलेंजेस, नए नए इश्यूज आते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमने पहले जिस तरीके से पढ़ा था आज भी हम उसी तरीके से पढ़ाते चले। और आप देख ही सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से तब्दीली की रफ्तार कितनी तेज हो गई है। ठीक है, आपका टेलीफोन ईजाद हुआ और तकरीबन 100 साल पूरे होते होते अब हर शख्स के हाथ में मोबाइल पहुंचा हुआ है। राइट, अभी मोबाइल से लोगों के हाथ में पहुंचा था, पता चला कि पूरा का पूरा कंप्यूटर आपके हाथों में आ गया। अभी आप अपने हाथ में इस कंप्यूटर को लेकर घूम रहे थे, अचानक ही पता चला कि एआई भी आ गई। एडवांसमेंट किस तेजी से हो रही है। जब तक हम लोग रिटायरमेंट के करीब पहुंचेंगे तो आप देखिएगा हमारी जिंदगी के अंदर वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी भी बिल्कुल इसी तरीके से आ चुकी होगी। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने आप को अप टू डेट रखें। आप में से जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, वो देख सकते हैं कि जी आपके वालदेन या आपके दादा दादी, नाना नानी जो बच्चों की तरबियत की चीजें बताते थे, शायद वो आज के दौर में इतनी रेलिवेंट ना हो। मैं ये नहीं कह रहा उनकी हर बात गलत है, लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो रेलिवेंट नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा हमने बात की कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो 21st सेंचुरी में क्यों जरूरी है। ठीक है, 21st सेंचुरी में क्यों जरूरी है, क्योंकि जी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, हमें ग्लोबल मार्केट के अंदर कॉम्पिटेटिव रहना हमारे लिए जरूरी है। एक जमाना था कि जब आपने खुद अपनी एक लोकल मार्केट के अंदर अपनी जगह बना ली तो काफी था, लेकिन अब आपके लिए जरूरी है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करें। इवन अगर आप टीच कर रहे हैं, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं लेट्स से, और आपने समझा कि मैंने पढ़ा लिया, लेकिन पता चला कि जी आपका बच्चा जो है, आपका स्टूडेंट जो है, वो ऑनलाइन किसी और से टीचिंग ले रहा है, मुल्तान से। मुमकिन है वो इंग्लिश की टीचिंग के लिए उसने बाहर से किसी टीचर को हायर किया हुआ। किस तरीके से आप उससे कॉम्पीट करेंगे। ठीक है, बात सिर्फ टीचिंग की नहीं है, बल्कि आपके बच्चे का भी मुस्तकबिल है, जो आपका तालिब इल्म है, उसने भी तो ग्लोबल मार्केट के अंदर कॉम्पीट करना है। राइट, तो हमारे लिए इन वजूहत की वजह से भी जरूरी है कि हम समझें कि 21st सेंचुरी के अंदर हम किस तरीके से लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। आप लोग को मैंने सर्च का असाइनमेंट दिया, जिसको अक्सर लोग गलत कर रहे हैं। आपको यहाँ से भी अंदाजा हो जाता है कि यार अगर हमारे अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं होगी तो हम किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल पैदा कर सकेंगे, किस तरीके से हमारे अंदर इनोवेशन पैदा होगी। राइट,
और अगेन यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि आपके वालिदैन को ये स्किल सीखना पड़ा था कि सर्च कैसे करते हैं। तो इसी से अंदाजा लगा ली कि 21st सेंचुरी की नई डिमांड्स हैं। इन नई डिमांड्स को पूरा करने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने बात की कि भाई जिस तरीके से मैं बता चुका हूँ कि 21st सेंचुरी स्किल वो फ्रेमवर्क है, या जो फ्रेमवर्क है ये वो बीज है जिसके ऊपर, जिसकी वजह से पूरा एसिड, जिसके ऊपर पूरा आईसीटी का दरख्त उग रहा है। ठीक है, आईसीटी के पूरे की पूरी कोर्स की बुनियाद ही जो है वो 21st सेंचुरी स्किल के ऊपर है। तो इसकी रोशनी के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि आईसीटी के हर टॉपिक को हम लिंक करें 21st सेंचुरी स्किल के फ्रेमवर्क से। तो हम देख सकते हैं कि जी 21st सेंचुरी स्किल की जो फ्रेमवर्क की चीजें थी, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, इन तमाम बातों का ताल्लुक लाइफ लॉन्ग लर्निंग से है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अलावा अगर आप गौर करें 21st सेंचुरी स्किल फ्रेमवर्क का मकसद क्या था, मकसद क्या था उसका, आपको 21st सेंचुरी के लिए तैयार करना। तो ये दोनों गोल कॉन्साइड करते नहीं करते? ठीक है, देखो तीनों बातें अलग अलग हैं, तीनों बातें मिलती जुलती हैं, लेकिन बात है अलग अलग। एक जगह हम बात कर रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, फिर हम बात कर रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की 21st सेंचुरी में क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर हम बात कर रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का 21st सेंचुरी के फ्रेमवर्क से क्या ताल्लुक है, 21st सेंचुरी फ्रेमवर्क की जो स्किल्स हैं वो किस तरीके से लाइफ लॉन्ग लर्निंग की टॉपिक से लिंक कर रहे हैं। तीनों मिलते जुलते तो है लेकिन बातें अलग अलग है। अलबत्ता जब एग्जाम में सवाल आता है तो आपके लिए जरूरी है कि सवाल को समझ के उसके हिसाब से उसका उसी के हिसाब से अपने जवाब को मॉडिफाई करके लिखें। ये ना समझे कि हाथ में हथौड़ा आ गया तो हर जगह आपने आंख बंद करके एक ही हथौड़े को मारना शुरू कर दिया। अगर आपसे पूछा जा रहा है टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपका एम्फेसाइज किस पर हो, टीचर के लिए एग्जाम्पल्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब हम बात शुरू करते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहने को तो हमने पढ़ लिया, सबने इस टॉपिक को पढ़ लिया, राइट। और आप लोग शायद मसलन आप लोग देख सकते हैं कि जी पढ़ाई के अंदर अगर गैप आ गया हो तो पढ़ाई को कंटिन्यू करना कितना मुश्किल हो जाता है, राइट, बात तो है ना। अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि यार फिर हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे अमल कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या सोर्सेस हैं। हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल डायमेंशन की तरफ। पढ़ लिया, टॉपिक समझ में आ गया, अब ये बताओ कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर अमल कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, हम मिलके कुछ आइडियाज लेकर आने की कोशिश करते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो किस तरीके से, हम किन किन रिसोर्सेज के जरिए से हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकते हैं, वो हमारे पास आज के दौर में कौन कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, मेमूना बोर्ड पर तशरीफ लाइए। मार्कर्स हैं, हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, आप लोग बताते जाएंगे और मेमूना बोर्ड पे लिखते जाएंगे। मेमूना कोशिश कीजिएगा प्रोजेक्टर की तरफ मत देखिए, आंखों पे जोर पड़ेगा। जी इरशाद, क्या क्या रिसोर्सेज है हमारे पास, किन जरिए से हम लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकते हैं आज के दौर में। ऑनलाइन कोर्सेज, गुड गुड, ऑनलाइन कोर्सेज। नंबर 2 सेमिनार, ओके सेमिनार। तीसरा चीज वर्कशॉप्स, ठीक है। वर्कशॉप्स के अंदर अमूमन ये होता है कि वर्कशॉप के अंदर प्रैक्टिकल काम कराने पर जोर दिया होता है, और सेमिनार के अंदर आपको बुनियादी तौर पे उस चीज से आगाही दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है बजरिया लेक्चर, लेकिन वर्कशॉप के अंदर प्रैक्टिकल काम के ऊपर इम्फेसिस होता है। वर्कशॉप हो गया, सेमिनार हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, और बताओ क्या कह रहे हैं। प्रेजेंटेशन से कैसे होगा, आप प्रेजेंटेशन से सीखेंगे तो आप प्रेजेंटेशन कहाँ सीखने जाएंगे, क्या करेंगे, मुझे प्रेजेंटेशन पढ़ाओ। तो सेमिनार हो गया, और बताओ क्या चीज। इंटर्नशिप, आप जॉब कर रही हैं साथ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए इंटर्नशिप कर रही हैं, सोच के दो। जी बुक्स, बुक्स देखो, हाँ बुक्स किसने कहा, एक मिनट, हाँ लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसे करोगे। ओके, डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस, ठीक है। चलो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, और बताओ। पॉडकास्ट, गुड एक्सीलेंट, लिखो पॉडकास्ट। पॉडकास्ट भी एक बहुत बड़ा जरिया है, और बताए। और न्यूज़पेपर से, आज के दौर में हमारे अखबार से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली।
और से लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या हुई? रिसर्च पेपर्स, रिसर्च पेपर्स भी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए सिर्फ बुक्स के अलावा। ठीक है, कि हम पढ़ें कि भाई रिसर्च पेपर आज के दौर में हमारे लेटेस्ट क्या काम हो रहा है। ठीक है, और बताओ, एक काम तुम लोग कर चुके हो, एक काम है जो आप लोग कर चुके हैं, ब्लॉग्स लिखिए, ब्लॉग्स। ब्लॉग लिखना या ब्लॉग पढ़ना? दोनों, पढ़ना लिखना। और बताएं, ऑनलाइन फॉरम्स भी तो होते हैं, ऑनलाइन फॉरम्स, ऑनलाइन फॉरम्स को ज्वाइन करना, लोगों के साथ डिस्कशन में हिस्सा लेना। quora वेबसाइट है, रेडिट है, यहाँ पे ज्वाइन करना, टीचर्स के फॉरम को ज्वाइन करके टीचिंग के इश्यूज या टीचिंग की बातों को डिस्कस करना। और बताएं, सुमेरा जी, मीना, मीना जासरा, सर हबीब अहमद ने क्या काम किया? एडवांस एजुकेशन, एडवांस एजुकेशन को जारी रखें। ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन कोर्सेज ही हों, शॉर्ट कोर्सेज हों, सर्टिफिकेट कोर्सेज हों। एडवांस एजुकेशन जारी रखें, वो भी आपके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तुक्के नहीं मारो ना ऐसे भी। पीएचडी, एमफिल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अभी आप लोग जो कर रहे हैं देखा जाए, ये भी तो आप लोग के लिए तो एडवांस स्टडीज़ है ना, ग्रेजुएशन कर चुके जी। हाँ हाँ, एडवांस एजुकेशन में आ रहा है ना। स्पेसिफिक करो ना, बात को थोड़ा स्पेसिफिक करो। और बताएं, एक बहुत अहम चीज़ होती है कोलैबोरेशन, अपने साथ के टीचर से सीखना। लेकिन कोलैबोरेशन, आपको बहुत कुछ अपने ही साथ के लोगों से सीखने का मौका मिलता है, और यही चीज़ सबसे मुश्किल होती है। हम में से हर शख्स ये समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम फाजिल हूँ, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने साथ के लोग हों, उनके साथ मिलकर आप बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। और बताइए, अगर आप, बिल्कुल होता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्यों शामिल नहीं? आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सेल्फ मोटिवेशन के साथ एक नया कोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर शामिल है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है नॉलेज शेयरिंग, अपनी नॉलेज शेयर करना। आपने ये बात देखी भी होगी, आप लोग को आजमा भी चुके होंगे कि हम जब किसी को पढ़ाते हैं तो हमारी नॉलेज इंप्रूव हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे अपने कॉन्सेप्ट इंप्रूव होते हैं। ठीक है, तो नॉलेज शेयरिंग के जरिए से भी आप अपनी नॉलेज को, अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को जारी रख सकते हैं। आपने सोचा कि जी मैं खुद बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं, या अपने तौर पर मैं कोई ऑनलाइन कोर्स करा दूं बुक फ्री, क्यों? ताकि मेरे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मुझे अपनी जो चीज़ें जहन में वाजे हो जाए। ठीक है, कोलैबोरेशन भी होगी, नॉलेज शेयरिंग भी होगी। और बताओ, और क्या चीज़ जहन में आ रही है? ठीक है, गुड। ग्रुप्स, वैसे जो बिलाल का जो बात है वो हम लोग तकरीबन कवर कर चुके हैं। जैसे हमने ऑनलाइन फोरम की बात की कि हमारे अच्छे दोस्तों का ग्रुप बना हुआ, हम ग्रुप के जरिए से आसपास दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कोलैबोरेशन भी आ गई, नॉलेज शेयरिंग भी हो गई, ऑनलाइन फॉरम्स भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन जितना आपके दोस्तों का अच्छा ग्रुप होगा, या आपके, हम ख्याल, दोस्त होना जरूरी नहीं है, अगर आपके, आप अच्छे लोगों का सर्कल होगा तो आपके लिए चीज़ों का हैंडल करना वो आसान हो जाएगा, आप लोग की चीज़ों को लर्न करना बड़ा आसान हो जाता है। मैं अगर अपनी एग्जांपल यहाँ पे दूं कि मैं एक ऑनलाइन फोरम, एक है हमारा ग्रुप, मैं उसका हिस्सा हूँ। और उस ग्रुप के अंदर तकरीबन हर बंदा ही बहुत ज़्यादा, मतलब मैं समझता हूँ अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। तो कुछ साल पहले तक जब एआई शुरू हुई थी तो वहाँ पे एआई वगैरह पे डिस्कशन हो रहा था। मैं जब इतनी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो हमारा एसपीएससी का जो इंटरव्यू था, एसपी उसमें इंटरव्यू देने गया तो बगैर तैयारी के गया। उन्होंने वहां पर जाके मुझसे एआई के बारे में सवाल पूछना शुरू किए, और मैंने हर सवाल का बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। मतलब आई वाज द टॉप परफॉर्मर इन दैट एग्जाम। ठीक है, जो रिजल्ट आया था तो पूरी सिंध के अंदर मेरी सेकंड पोजीशन थी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उस पोजीशन के पीछे बहुत बड़ा रोल जो था उस ग्रुप का था। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन चूंकि उस ग्रुप में बात ही एआई के बारे में हो रही थी, उसके इम्पैक्ट के बारे में बात हो रही थी, तो मेरे लिए उस इंटरव्यू का कोई भी सवाल मेरे लिए मुश्किल नहीं था। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका दोस्त, आपका जो सर्कल है वो उन लोगों का हो जो आपको आगे बढ़ाने वाले हो। हमारे साथ एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा ग्रुप उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके साथ हम लोग जो है कंफर्टेबल फील कर रहे हो, और उस चक्कर में हम अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि हम यहाँ पे देखें उन लोगों के साथ हमारा सर्कल हो कि जिनके साथ हम आगे बढ़ सकें। ये एक माइंड मैप है आप लोग के सामने। ठीक है, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अ, आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने बात की कि जी एजुकेशनल ब्लॉग्स को देखो, पॉडकास्ट को देखो,
सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स है जो कि एजुकेशन पे फोकस करते हैं उनको ज्वाइन करो। अभी मैंने इंस्टाग्राम वगैरह ज्वाइन किया तो मुझे उसमें नजर आया कि जी वाकईतन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर काफी अच्छा कंटेंट उसके ऊपर मौजूद है। बहुत कुछ सीखने को मुझे वहां से इंस्टाग्राम पे मिल रहा है। लेकिन बात क्या है कि मैंने उन पर्टिकुलर अकाउंट्स को फॉलो करना शुरू किया, तभी मेरे पास ये सारी रिकमेंडेशंस आनी शुरू हुई। अच्छा, इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जी अपना फोरम्स के जरिए से नॉलेज शेयरिंग करें, रिसर्च पेपर्स पढ़ें, बुक्स को रीड करें, ऑनलाइन कोर्सेज करें। इसके अलावा कुछ दीगर आइडियाज इसके अंदर मौजूद हैं। अब हम बात शुरू करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक बनता है, बात तो देखो हमने पढ़ ली कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे हम कैसे अमल कर सकते हैं। अब मेरा ये सवाल है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे अमल करने के लिए हमें क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आईसीडी कोर्स ऐसा कोर्स बन जाए कि आप जब यहाँ से निकलें तो इस चीज़ों जो कुछ नॉलेज गेन की है उस नॉलेज को आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके देख रहे हो। ठीक है, अब दोबारा हम यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और आप मेमोना साइट्स में लिख लीजिए, ये बोर्ड भी साइट पे खाली है, वहाँ भी साइट पे आप साइट पे लिखिएगा। हम यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि यार लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे अमल करने के लिए हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से हम लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं कर पाते। समझ रहे हो बात को? हमने पढ़ लिया लाइफ लॉन्ग लर्निंग है क्या, हमने पढ़ लिया उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने पढ़ लिया कि उसको कैसे हम कर सकते हैं अमल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अमली मुश्किलात क्या हैं, क्यों नहीं कर पाते। ओके, अच्छा वन बाय वन। सबसे पहले समर, टाइम टाइम मैनेजमेंट, टाइम का इशू आ रहा है। ओके, उसके बाद सुमैया। अच्छा, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जी महा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का कैसे ताल्लुक है? देखिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर कैसे इसका इशू हो रहा है, कॉन्फिडेंस में इशू। अभी आप कॉलेज में लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर रही हैं तो ऐसे ही है ना, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से क्या इसका ताल्लुक है? थोड़ा सा गौर करो इस पे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग में चैलेंज जो है, चैलेंजेस क्या है। और अगर आप ये समझती हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से मैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं कर पा रही तो थोड़ा सा इसको सर समझाएं। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड, गुड। आगे तूबा। ठीक है, माइंडसेट, ओके। जासरा ने कहा कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल। और बताएं, हुमा, हुमा सीधे होके बैठो जी। फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है। और बताएं किसने कहा फाइनेंशियल इश्यूज, किस गरीब ने कहा? सदफ हैदर ने कहा। ओके, ओके। और बताएं। ओके, उमर ने कहा कि घर में पढ़ने नहीं देते मुझे, लेकिन लैक ऑफ परमिशन। हम उमर को कहा गया कि हमारे खानदान में लड़के ज्यादा नहीं पढ़ते। ओके, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, कंफर्ट जोन। ले, ले, एक मिनट, लेजीनेस भी लिखना है और क्या लिखना है, डिसिप्लिन। आप क्या कह रही है? लैक ऑफ रिसोर्सेज, मसलन कौन सी रिसोर्सेज? ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल सही। और बताओ। फैमिली रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। देखो फैमिली इश्यूज में आ जाएगा जैसे, ओके, फैमिली इश्यूज में घर के मसाइल और फैमिली रिस्ट्रिक्शन जैसे जो उम्र का जिसको सामना करना पड़ रहा है। और बताएं, उरूसा के बराबर में क्या नाम बताया था बेटा आपने? जासरा जी, नासरा जी। आप बताएं, तालीम के मैदान में हमें किन रुकावटों का सामना करना पड़ रहा होता है? ठीक है, चले लिखें, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या चीज? लैंग्वेज का भी इशू होता है, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर, ओके, वहां लिखें, मेमोरा उधर पे लिखें, लैंग्वेज बैरियर। और बताओ। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी की कमी की वजह से ऑनलाइन, वही लैक ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन डिजिटल लिटरेसी की कमी। कंफर्ट जोन भी हो गया। अच्छा, और बताओ, मैं कुछ बताऊं? जी, एक मिनट, नीलम, नीलम। फियर ऑफ फेलियर, गुड। फियर ऑफ फेलियर, गुड। अच्छा, अब मैं, अच्छा एक चीज का जिक्र नहीं किया। घर पहुंचे, पढ़ने की नीयत से बैठे, लाइट चली गई। ठीक है, गैस का कुछ पता नहीं कब आए कब जाए, कोई आप स्केड्यूल बना नहीं सकते। ठीक है, तो ये इश्यूज, ये भी इश्यूज है आपके। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज हैं, हमारे मुल्क की जो हालात है,
हम घर से निकले, अभी कॉलेज पहुंचना है, वक्त पे घर पहुंचना है, पता चला ट्रैफिक में फंस गए। जो सफर हमारा आधे घंटे का था वो 1.5 घंटे में चला गया। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी लिखे, क्या चीज, स्ट्रीट क्राइम्स भी लिखे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। अभी आप लोग मजाक के तौर पे स्ट्रीट क्राइम्स कह रहे हैं, मेरी एक स्टूडेंट है जो समझे 3 हफ्ते बाद अभी कॉलेज में आई है, और मैंने मतलब इतना हो चुका था कि मेरा था कि प्रिंसिपल साहब को नंबर दो उसका कि क्यों नहीं आ रही, छोड़ दिया उसने। आज वो आ गई, पता चला उन्होंने बताया कि सर मैं घर से निकल रही थी तो रास्ते में मेरे पीछे जो है ना वो मोबाइल स्नैचिंग का हो गया था, वो मेरे पीछे पड़ गए थे। ठीक है, तो वो इतना खौफजदा हो गई कि बच्ची 3 हफ्ते तक कॉलेज ही नहीं आई। आज भी जब आई थी तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो ये जो इश्यूज होते हैं स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, ये वाकईतन हमारी लाइफ के ऊपर बहुत गहरा असर डालते हैं। सेफ्टी इश्यूज, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। अब हम बात करते हैं, जल्दी से देखें मैं मतलब वही इसमें आ जाता है कि हमारे पास खाना, हमारे माशरे के अंदर हमें कितने मौके मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि खवातीन की स्कॉलरशिप ज़्यादा आ रही है, मर्दों की कम आ रही हैं। ठीक है, या उल्टा कहीं पर जो है खवातीन के पास रिसोर्सेज कम है, मर्दों के पास ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें भी एक वजह बन जाती हैं। मर्दों के ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, घर भी देखना है, बहुत कुछ देखना होता है, खवातीन पर बाज़ दफ़ा नहीं होती और बाज़ दफ़ा होती हैं। बहरहाल ये सब हर किसी के हालात है, लेकिन ये वो बातें हैं जिसकी वजह से हम लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे अमल नहीं कर पाते। अब अब जो है हम बात कुछ करते हैं, बैठ जाएं, उन इश्यूज की। अब हम बात करते हैं कि ये बातें तो हमने तमाम इश्यूज से पढ़ लिए, ठीक है, सीख लिए, समझ लिए। अब हम इस हवाले से बात करते हैं, इस एंगल से बात करते हैं कि किस तरीके से, किस तौर से हम लोग अपनी इन चैलेंजेस से नबर्द आजमा हो सके। ठीक है, किस तरीके से जो है हम इंश्योर करें, समझ सीधे होके बैठो बेटा, हम किस तरीके से इस बात को इंश्योर करें कि इन चैलेंजेस से हम वाकिफ हो गए तो इन चैलेंजेस का सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम जो है अपने ज़िंदगी में वो तब्दीलियाँ लेकर आए जिसके साथ जो है हम हमारे लिए मुमकिन हो सके कि हम लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर कर सकें। सबको अहमियत तो समझ में आ गई, चैलेंजेस भी समझ में आ गए। अब ये तो यकीनी है कि भाई किसी ना किसी मसले का, हर मसले का कोई ना कोई हल तो होता है। अब हम हल की तरफ जा रहे हैं, और इस वजह से जा रहे हैं ताकि कल कला जब आप लोग इस पर अमल कर रहे हो तो आप लोग के जहन में हो कि भाई सोल्यूशन होता है। मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो वजह है जिसकी वजह से हम लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे अमल नहीं कर पाते, चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे पास अच्छे रोल मॉडल्स नहीं होते। जब आपके सामने एक अच्छा रोल मॉडल होता है तो आपके लिए, आपके जहन से एक बहुत बड़ी रुकावट, एक मेंटल बैरियर ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे के अंदर हमें अच्छे रोल मॉडल नहीं मिलते। कुछ हमारा मिजाज, कुछ हमारा मीडिया भी कुछ ऐसा है कि जो सिर्फ नेगेटिव खबरों को लेकर आता है। हमारे ख़ानदान के अंदर भी किसी की कोई अच्छी एग्जाम्पल मिल जाए तो बजाय ये कहने के देखो उसने मेहनत की और आज देखो वो किस मुकाम पे पहुंच गया, हम लोग क्या बात करते हैं कि यार अब इसको तो हम जानते हैं, पता है पहले कैसा था, उसने तो ऐसा किया। बजाय इसकी कि हम उसकी एग्जाम्पल की, उसकी अच्छी बातों को कॉपी करें, हम उसकी खामियों को ढूंढने लगते हैं। इसकी वजह से जब हमारे पास कोई रोल मॉडल नजर नहीं आता तो हमारे लिए इन चीज़ों पे अमल करना नामुमकिन सा हो जाता है, मुश्किल सा हो जाता है। इसीलिए अगर आपने नोट किया होगा जी, जमात में नमाज पढ़ना आसान हो जाता है, सब नमाज पढ़ रहे होते तो खुद ब खुद सुन्नत भी आदमी पढ़ लेता है, राइट। जिम में जाकर एक्सरसाइज करना आसान होता है, जिम के अंदर हर बंदा वर्जिश कर रहा है, आपके लिए भी आसान हो गया। एक दफ़ा आप उस माहौल में जाते हैं, खुद ब खुद आपको इस पर अमल करना आसान हो जाता है। आपके पास असाइनमेंट आता है, अगर पूरी क्लास कहती है भाई बड़ा मुश्किल असाइनमेंट है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो सब छोड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन जब क्लास के अंदर 2-3 भी असाइनमेंट कर लेते हैं तो बाकियों के अंदर खुद ब खुद हिम्मत पैदा हो जाती है। पूरी क्लास अगर कॉलेज से गायब हो रही हो, यार बड़ा मुश्किल है जाना, आपके लिए अगले दिन जाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर चंद बच्चे भी हिम्मत करके कॉलेज में रेगुलर आते रहते हैं तो आपके अंदर खुद ब खुद हिम्मत डेवलप हो जाती है कि नहीं यार, जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, और ये है 4 मिनट माइल। सदियों से, सदियों से लोग एक मील का फासला, एक मील के दौड़ के उसकी रनिंग को लोग मेजर कर रहे थे कितनी देर में एक आदमी 1 मील का फासला दौड़ के पूरा कर सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के जहन में ये बन गया था कि 4 मिनट से कम पे तो मुमकिन ही नहीं है। सदियों से लोग यही समझ रहे थे कि अगर आप दौड़कर 1 मील का फासला अबूर करना चाहें तो 4 मिनट, बस 4 मिनट से ऊपर तो हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता।
लोगों ने ये तक समझ लिया था कि इंसान की जो फिजियोलॉजी है, इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो जो है 4 मिनट से कम वक्त के अंदर 1 मील का फासला उबूर कर सके। 1954 के अंदर रॉजर बेनिस्टर साहब 1954 के अंदर रॉजर बेनिस्टर साहब ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। ठीक है, 4 मिनट की बात चल रही थी, उन्होंने किसमें तोड़ा? 3 मिनट 59.4 सेकेंड। ठीक है, कितने, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पूरा 1 सेकंड भी नहीं। ठीक है, 1 सेकंड भी पूरा उनका 4 मिनट से कम नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, 1954 में पहली दफा इस बंदे ने इस रिकॉर्ड को तोड़ के दिखाया। इधर इसने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। ठीक है, 4 मिनट से कितने पे लेकर आया? 3 मिनट 59 सेकेंड। ठीक है, 3 मिनट 59.4 सेकेंड विद इन 46 डेज, यानी 2 महीने के अंदर अंदर एक दूसरे बंदे ने उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कहां पे लेकर आ गया? 3 मिनट 57 सेकेंड, 57.9 सेकेंड। तुम देखो, सदियों से लोग ये बात समझ रहे थे कि भाई 4 मिनट से कम पे पॉसिबल ही नहीं है। एक बंदे ने हिम्मत करके 1 सेकंड से भी कम करके दिखा दिया, लेकिन करके दिखा दिया। ठीक है, 3 मिनट 59 सेकेंड भी पूरा नहीं था, 59.4 सेकेंड था। उसको जब एक दफा उसने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, 2 महीने के अंदर अंदर दूसरे बंदे ने उससे भी बड़ा रिकॉर्ड करके दिखा दिया, 3 मिनट 57 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकंड पूरे उसने बचा के दिखा दिए। तुम देखो, एक चीज देखो कि सदियों से लोग एक बात समझ रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक बंदे ने रिकॉर्ड को तोड़ा, खटाखट रिकॉर्ड तोड़ना शुरू हो गए। अब 2 महीने के अंदर दूसरे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक लंबी फहरिस्त बनी हुई लोगों की, मैं जाहिर सी बात है स्लाइड में नहीं दिखाया, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जिन्होंने 4 मिनट से कम वक्त के अंदर अंदर उन्होंने 1 मील का फासला तय करके दिखाया है। इस वक्त का जो करंट रिकॉर्ड है, जो कि 1999 में सेट हुआ था, वो क्या है? 3 मिनट 43 सेकेंड, 43.13 सेकेंड। ठीक है, 3 मिनट 43.13 सेकेंड। अब तुम अंदाजा लगाओ, उस पहली दफा जिस बंदे ने रिकॉर्ड तोड़ा था, वो 1 सेकंड से भी नीचे नहीं गया था, 59 हुआ था। और उसी एक सदी पूरी भी नहीं हुई, 50 साल पूरे भी नहीं हुए, पता चला कि आप जो है कितने सेकंड पीछे चले गए। देख रहे हो कितना फर्क आया? इसका मतलब ये हुआ, इससे क्या चीज तुम लोग को समझ में आ रही है, बताओ? दूसरों को देखे खुद ब खुद हिम्मत डेवलप होती है। इसीलिए वालिदैन जो होते हैं बच्चों को अच्छे स्कूलों में क्यों दाखिल करवा रहे होते हैं? वो कहते हैं बच्चा माहौल में देख के पढ़ लेगा। अगर स्कूल के अंदर पढ़ने का माहौल होगा, क्लास फेलोज उसके अच्छे होंगे, तो खुद भी अच्छा हो जाएगा। अब ये चीज तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग तो बच्चों के लिए कहते हैं ना, देखो ये बात हमारे लिए भी है। अगर हमारे पास ऐसे रोल मॉडल्स होंगे, अगर हमारे जहनों में होगा कि भाई ये काम दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी उस पर अमल करना आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपके सामने प्रोफेसर हबीब अहमद साहब की एग्जाम्पल दी। आप ही के कॉलेज के अंदर दूसरे टीचर्स हैं, प्रोफेसर सफदर साहब हैं। अगर जब अभी आप लोग नहीं पढ़ा तो अगले सेमेस्टर में उनसे पढ़ लेंगे। आप उनसे पूछिएगा सर आपके पास कौन कौन सी डिग्रीज हैं, पूछिएगा जाकर उनसे। ठीक, आज भी चाहे तो पूछ लें, आपकी क्लास के बराबर में होता है। उर्दू में भी उन्होंने एमए किया हुआ है, अब उर्दू में पीएचडी कर रहे हैं। इस्लामियत में भी किया हुआ है, एमबीए भी किया हुआ है, अकाउंटिंग भी कर रहे हैं। सर शर्जील को से भी आप लोग की मुलाकात होगी, अगले सेमेस्टर में शायद फिलोसफी पढ़ाएं। बिल्कुल ऐसा है, सर शर्जील की एग्जाम्पल है, उन्होंने अभी पीएचडी में एडमिशन लिया। तो हर बंदा जो है अपने अंदर चाहे तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे अमल करना मुमकिन नामुमकिन नहीं है। कि सारे के सारे लोग शादीशुदा है, इनके साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, सुबह घर से निकलते तो रात गए घर में दाखिल होते, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को इंश्योर करने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो भाई अपने आसपास अच्छी एग्जाम्पल्स को देखो, अपना सर्कल अच्छे लोगों का बनाओ, हर शख्स के अंदर खूबी को ढूंढो। हमारे अंदर बस ये कुछ नेगेटिविटी इतनी डेवलप हो गई कि हम हर शख्स के अंदर कोई मनफी चीज निकालते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि फला ने ये काम कर लिया, तो आप सोचेंगे हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, उसको तो यूं बेनिफिट था ना, यूं था ना, ऐसा था ना, इसलिए उसने कर लिया। उसकी स्ट्रगल को, उसकी मेहनत को आप लोग इग्नोर कर देते हैं। अब ये मनफी जज्बा जो होता है खुद आपकी जिंदगी में से रोल मॉडल को निकाल देता है। जब रोल मॉडल निकल गया तो आपके लिए उस पर उसको फॉलो करना आपके लिए खुद ब खुद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जो अच्छे ख्यालात, अच्छी सोच जो होती है, उससे खुद इंसान की अपनी शख्सियत को बेनिफिट होता है। एक और हम जेन्युइन थोड़ी सी बात कर ले, जैसे लोगों ने कहा कि टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं। क्या मसला है? टाइम कंस्ट्रेंट के इशू को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को सीखें। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इंतहाई महंगी महंगी वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं, और लोग कोई सोच समझ कर ही लोग उनमें पेमेंट कर रहे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे बेतहाशा लोगों ने बुक्स लिखी हुई हैं। आप जरा सा ऑनलाइन सर्च तो कीजिए, यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए टाइम मैनेजमेंट, आपको बेतहाशा रिसोर्सेज मिल जाएंगी।
इसका मतलब ये हुआ कि भाई टाइम मैनेजमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जिसको सीखा जा सकता है। क्या आपने या मैंने कभी इस चीज़ को सीखने की कोशिश की? हम कहते तो हैं कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, घर में इतने काम होते हैं, शौहर के काम होते हैं, बीवी बच्चों के काम होते हैं, ये होता है, मैं जॉब पे जाना है, वहां से आना है, सारे मसले होते हैं। लेकिन क्या अभी कभी हमने सोचा कि हम टाइम मैनेजमेंट को देखें तो सही कि हम टाइम मैनेजमेंट को कैसे हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं, सीख के तो देखें। ठीक। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लो। होता क्या है कि जो स्कूल का कॉलेज का ज़माना था कि आपके वालिदैन ने आपके सारे मसलों को अपने सर पे लिया हुआ है, बेटा तुम जाके पढ़ो, हम तुम फारिग हो, तुम जाके पढ़ो, घर पे जाके आपने असाइनमेंट किया, काम किया, घर पहुंचे तो वालिदैन को भी पता है कि यार ये बंदा अभी पढ़ रहा है, हमने इसको डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन जब हम मेच्योर हो जाते हैं, जब हमारी जॉब स्टार्ट हो जाती है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में यही चैलेंज आता है, अब ये सारे काम हमने खुद करना है, अब पढ़ाई का टाइम खुद निकालना है, अब हमें जो चंक ऑफ टाइम जो है, पूरा एक बड़ा सा चंक ऑफ टाइम नहीं मिलेगा। बच्चा अगर घर में बीमार हो रहा है तो वो ये सोच के बीमार नहीं होगा कि आज अब्बू या अम्मी बिजी हैं तो आज मैं बीमार नहीं हूँ, वो अपनी मर्जी से जब उसकी तबीयत खराब होगी वो बीमार होगा। बिजली जो है वो आपसे पूछ के नहीं जाएगी, वो अपने हिसाब से जाएगी। आपका काम ये है कि आपने अपने कामों को, बड़े से काम को छोटे छोटे टंक्स में डिवाइड कर लिया। आज मैंने इतना काम कर लिया, कल मैंने इतना काम कर लिया, परसों इतना कर लिया, वीकेंड पे मैंने इतना कर लिया। इस तरीके से आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग आगे बढ़ती रहेगी। हमारे अंदर ये भी एक मसला होता है कि हम वो स्कूल और कॉलेज का ज़माना याद करते हैं। तो स्कूल और कॉलेज के ज़माने में हमें अनइंटरप्टेड टाइम मिलता था, हम बैठ के घंटों पढ़ते थे, वो वाला वक्त हम ढूंढते रहते, लेकिन वो वक्त हमें ज़िंदगी में हमेशा नहीं मिलता। तो वक्त के साथ साथ हालात के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। एक और वजह फाइनेंशियल लिमिटेशन, लोगों ने कहा अब इस मसले का क्या हाल है, क्या कर सकते हैं? अपने तरफ से बताओ, जरूरी नहीं स्लाइड में पढ़ो, अपने सोच से बताओ क्या करोगे। ओके, इन्होंने कहा, उमर ने कहा मुख्तलिफ एनजीओ से रब्ता कर सकते हैं, और बताएं। और बताओ। और फ्री कोर्सेज को ढूंढने की कोशिश की, लो कॉस्ट कोर्सेज को ढूंढने की कोशिश की, और क्या कर सकते हैं? यूट्यूब से लर्निंग कर सकते हैं, और बताओ। आपस में कोलैबोरेशन से एक दूसरे से सीखना। ठीक है। आपके ऑनलाइन लर्निंग को देखना। ठीक है, स्कॉलरशिप्स को ढूंढना। और क्या कर सकते हैं जी? जो भी और क्या कर सकते हैं? पार्ट टाइम जॉब को ढूंढना, अपनी इनकम को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करना, कुछ शॉर्ट टर्म आपने किसी जगह कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर लिया, कि यहाँ इंटर्नशिप तो नहीं कहेंगे ना बेटा उसको। इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं होता। तो आपने किसी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर लिया, जाके थोड़ा सा शॉर्ट टर्म काम कर लिया कि ठीक है यार मुझे उससे इनकम मिल जाएगी, उस इनकम से मैं अपनी एजुकेशन को इंश्योर कर सकूंगा। हमें ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने क्लास 8 से पैसे बचाना शुरू किए थे, उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे, तो मेरे ख्याल में क्लास 6 या 7 से जो है जॉब कर रहा है। तो क्लास 8 से उसने पैसे बचाना शुरू किए थे, और जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो उसके बाद इतने पैसे हुए कि अपना लैपटॉप परचेज कर सके। तो ऐसी भी एग्जाम्पल्स हैं कि जिन लोगों ने अपनी पैसों को सेव कर करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने को इंश्योर किया। यूनिवर्सिटी के ज़माने में हमने ऐसी एग्जाम्पल्स देखी हैं कि सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ताकि ट्यूशन की फीसेस दे सकें। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि इस तरीके से इनके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की, इसी तरीके से फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम किस तरीके से पैसों को मैनेज करें, हम घर के अखराजात को कैसे कंट्रोल करें। मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि उनके घर में अखराजात को कंट्रोल करने के लिए उनकी वालदा ने ये बनाया कि पूरे तमाम बहन भाई एक पंखे के नीचे बैठेंगे, जो भी काम करना है एक पंखे के नीचे। उन्होंने इस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया। किसी ने जो है आपने यह चीज़ नोट की, अगर आप बाहर से किसी चीज़ को खाते हैं, फूड पैंडा या इन किस्म की रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करते हैं, उसी चीज़ को अगर हम घर में खुद बनाते हैं तो हमारे वो तकरीबन 100% कॉस्ट सेविंग हो रही होती है। ठीक है, अक्सर आपको ये चीज़ नजर आएगी, जो चीज़ बाहर की मिलती है उससे आधी कीमत पे आपको घर पे वो चीज़ बन जाती है आपसे, बल्कि उससे भी कम पे। तो अगेन इस तरीके से आपने अपनी जो अपनी फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखने की कोशिश की। ठीक है, उमर ने कहा कि आप ई कॉमर्स कर लें, पार्ट टाइम काम कर लें, ड्रॉप शिपिंग कर लें, दराज पे कोई सेल्स कोई स्टोर खोल लें, कि जिसकी वजह से आपकी पैसिव इनकम हो सके। हर मसले का हल मौजूद है। हम बात करते हैं। हम्म,
ठीक है। उमन बिलाल ने एक आइडिया शेयर किया कि हम जो है लोगों के पास, हमने ये बात शेयर की कि हम जो है हम जो है फॉर एग्जांपल अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने के लिए जब सेल वगैरह में कोई चीज़ हो तो उस वक्त परचेस करें। तो बहरहाल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट भी सीखने की चीज़ है। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन की। हम में से हर शख्स इस बात को कहा, हम में से हर शख्स इस बात को तस्लीम करेगा कि हमारे सीखने के मरहले के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट जो होती है वो हमारा, मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा फिर मैं बात सुनूंगा, आप चाहे तो पीछे बैठ जाए। हाँ जी, हमारे दरवाजे भी बंद कर दें। हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी जो रुकावट होती है वो हमारी फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम फिजिकली थके हुए होते हैं, मेंटली थके हुए होते हैं, इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? क्या सोल्यूशन है आपके पास? क्या कह रही है? फिजिकल फिटनेस का बताओ। ठीक है, और अभी फिजिकल फिजिकल ओके, फिजिकल फिटनेस की हम बात करें तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी एक्सरसाइज, चाय कॉफी हम जो है गुड, हम जो है अपनी डाइट का ख्याल रखें, नींद पूरी करें, फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखें, ऑनलाइन सर्च करें। अगेन आपके पास फिजिकल फिटनेस के लिए बेतहाशा ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। सप्लीमेंट्स की बात की और ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, बाकायदा एक साइंटिफिक रिपोर्ट है, मेरे पास जाहिर सी बात है इस वक्त रेफरेंस नहीं है, लेकिन उस रिपोर्ट में यही था कि जो हमारी नेचुरल डाइट है उसके अंदर वो पहले वाले विटामिन रहे ही नहीं है, वो मिनरल्स रहे ही नहीं है। अब हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम जो है इन सप्लीमेंट्स के जरिए से अपने आप को, अपनी एनर्जी के अंदर अपनी डाइट का हम को मेंटेन रख सके, उसको बैलेंस रख सके। तो आज के दौर में अंदर मजबूरन सप्लीमेंट्स भी हमारे लिए जरूरी हो चुका है। ठीक है, मोटिवेशन भी जरूरी है, जैसे हमने बात की थी, मोटिवेशन भी जरूरी है। मेंटल एग्जॉशन के लिए क्या करेंगे आप लोग? ब्रेक लेंगे, ओके। और बताएं। ठीक है, क्या चीज? फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, बिलाल की बात का भी लबे लुबाब ये है, उमर की बात का भी, कि भाई ब्रेक लें। ठीक है, ठीक है, और स्क्रीन टाइम कम करेंगे। और क्या कर सकते हैं? क्या चीज? क्या चीज? मेडिटेशन, योगा। बतूल क्या कह रही है? ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे काम करते करते थक गई तो बतूल बाहर चले जाएंगे। ये बात बिल्कुल, बतूल की बात बिल्कुल सही है, बतूल की बात बिल्कुल सही है। वेकेशंस बहुत जरूरी है हमारे यहाँ। हमारे मुल्क के अंदर छुट्टी लेने को या छुट्टी देने को बुरा समझा जाता है, और वो ये समझते हैं कि अगर हम 9 to 5 ऑफिस में बैठे हुए तो बड़ा प्रोडक्टिव है, अगर हम 6 डेज लोगों को ऑफिस में बुला रहे हैं तो जी बड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन आपके सामने के पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी कितनी है? एक बैलेंस जिंदगी का हमारे यहाँ तस्वुर नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि आप वेकेशंस भी लें, ट्रैवल करें, बाहर डिफरेंट माहौल में जाएं। जी महा, महा, जी फातिमा, बिल्कुल मोनोटोनस सा काम, एक ही जैसा काम करते करते आप थक जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इस बात को करूंगा कि देखो, ये जो आप लोग इस बात को समझ रहे हो, सब मान रहे कि फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन देखो ये ऐसा चैलेंज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। अगर आप थोड़ी सी अपनी फिजिकल फिटनेस का, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें तो ये इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल बन जाता है। एक रूटीन जो मैंने नोट किया है कि जैसे हम लोग की मेंटल एग्जॉशन की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर वक्त कोई ना कोई बात हमारे जहनों में आती रहती है, हर वक्त कोई ना कोई हम लोग चीजों में लगे हुए, अखबार पढ़ना, सोशल मीडिया पे देखना। अब आप देखो जितनी भी यूट्यूब और यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम पे देखो, सबका मकसद ये होता है कि बस आप मुस्तकिल, वो आपको बिल्कुल एडिक्टिव रखने की कोशिश करता है, आप मोबाइल के साथ बिल्कुल चिपके रहें। मैंने एक बात नोट की है कि जो मेरी फीड है वो इंस्टाग्राम की हो, यूट्यूब की हो, मोबाइल पे कुछ और है, कंप्यूटर पे कुछ और है। वो चाहता ही यही है, वो उसकी कोशिश ही यही है कि बस मैं मोबाइल के साथ किसी ना किसी तरीके से चिपके रहूं, उसके साथ बिल्कुल स्क्रीन से ग्लू रहूं। राइट? अब जब हम मुस्तकिल इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, एक के बाद एक वीडियो, अभी एक वीडियो फनी थी, फिर कोई सीरियस वीडियो आ गई, फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो आ गई, फिर पाकिस्तान की सियासी हालात पे कोई वीडियो आ गई, इन तमाम बातों से आपके जहन पे जोर पड़ने लगता है। और आप कभी भी आप इस चीज को, एक्सरसाइज को परफॉर्म करके देखें कि आप सोशल मीडिया से चंद दिनों के लिए बिल्कुल ब्रेकअप कर लें, छोड़ दें उसको, चंद दिनों के लिए छोड़कर देखिएगा, आपको खुद अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। एक बहुत बड़ी वजह न्यूज है, हमारे पास अब दुनिया भर की खबरें आ रही होती हैं, लॉस एंजलिस में ये हो गया, मुझे ये बताइए लॉस एंजलिस में कुछ हो गया तो क्या आप इस काबिल थे कि वहां जाके उसकी आग बुझा सके?
ठीक है। या पंजाब के फला शहर के अंदर, मैं एक जगह भी गया हुआ था दुकान पे, तो वहां पे था पंजाब पे किसी जगह का नाम याद नहीं आ रहा, वहां पे भैंस जो है वो किसी हॉस्पिटल में घुस गई। अब वो उसकी खबर दे रहा है, यार मुझे बताओ उस खबर का मैंने क्या करना है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है ना, ये भी आपके जहन पे असर डाल रहा होता है, फला जगह पे कत्ल हो गया, फला जगह पे ऐसा हो गया। उनमें से बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये चीजें भी हमारे जहन पे असर डाल रही होती हैं। तो मीडिया कंजम्पशन को कम करने से आपके मेंटल एग्जॉशन पे फर्क पड़ सकता है। हर 30 मिनट के बाद आप ब्रेक लें, 30 मिनट के बाद ब्रेक लेके 30 मिनट के बाद आप ब्रेक लें, और हर 30 मिनट के बाद ब्रेक लेके आप अपनी थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, वॉक करें। ये वो चीजें हैं जिसके जरिए से करके आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। और जब फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेहतर होगी तो आपके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना भी आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल में आज इस पूरी क्लास के अंदर डिस्कशन के जरिए से तूबा हमने इस बात को यकीनी बनाया, इस बात को हमने प्रूफ किया उमर, कि हम किसी भी तरीके से कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक इम्पॉसिबल चीज नहीं है। अगर अब कोई चीज रह जाती है, बस वो आपका एक मेंटल बैरियर है, वो अपनी एक झिझक है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हम कैसे कर सकते हैं, या लैक ऑफ मोटिवेशन। आपके सामने हमने रोल मॉडल्स की बात की, हमने आपके आसपास ऐसे रोल मॉडल्स पेश भी किए जिनकी अच्छी खासी एज थी, जो शादीशुदा भी हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन तमाम के बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इन्होंने इंश्योर किया। और हमने इसके अलावा कुछ चैलेंजेस पे बात की, और उन चैलेंजेस के हमने सोल्यूशन भी निकाल के लेकर आ गए आपके पास। ठीक है, कोई सवाल किसी का? बस मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रहा हूँ।